आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का दिया निर्देश। एकीकृत आयोग के माध्यम से ही होगी बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों तथा अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों की भर्ती। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फतेहपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। आईआईटी कानपुर में आज से 2 दिवसीय युवा 20 परामर्श बैठक का होगा आयोजन और वाराणसी का विश्व प्रसिद्ध 7 दिवसीय संकट मोचन संगीत समारोह 10 अप्रैल से होगा शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों तथा मदरसों में शिक्षकों की भर्ती अब एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यह आयोग सभी सरकारी और अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का आयोजन भी करेगा। मुख्यमंत्री ने शिक्षा चयन आयोग को एक स्वायत्त शासी निगमित निकाय का स्वरूप देने का भी निर्देश दिया। श्री योगी ने इस एकीकृत आयोग में विश्वविद्यालयों के कुलपति जैसे पद अथवा भारतीय प्रशासनिक सेवा का सुदीर्घ अनुभव रखने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार सदस्यों में वरिष्ठ न्यायाधीश और अनुभवी शिक्षाविदों को शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आयोग में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं अल्पसंख्यक वर्ग का भी प्रतिनिधित्व हो। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधान परिषद के लिए भाजपा के 6 सदस्यों को मनोनीत किया है। 100 सदस्यों वाली विधान परिषद में 6 सीटें रिक्त थीं, जिन्हें मनोनीत करके भरा जाना था। मनोनीत सदस्यों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर और पूर्व कैबिनेट सचिव नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा के अलावा भाजपा के ब्रज क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी, आजमगढ़ के रामसूरत राजभर भाजपा के वाराणसी जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष लालजी प्रसाद निर्मल शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मनोनीत सदस्यों को हार्दिक बधाई दी है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने देश के विकास का जो संकल्प लिया था उसे पूरा कर रहे हैं। आगरा में कल संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया है। श्री अठावले ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यों की भी सराहना की। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने फतेहपुर दौरे के दूसरे दिन कल जिले में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। श्री पाठक ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सलेमाबाद स्थित गौशाला का भी निरीक्षण किया और पशुओं को धूप से बचाव के लिए शेड लगाने तथा हरे चारे व पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा। श्री पाठक ने भाजपा के पार्टी कार्यालय पहुंचकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा भी की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर में आज से 2 दिवसीय युवा 20 परामर्श बैठक का आयोजन किया जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। युवा 20 परामर्श में देश विदेश के 1200 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है।
नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कल मऊ जिले की नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन के बड़ा गांव में सामुदायिक केंद्र कल्याण मंडप का शिलान्यास किया। सामुदायिक केंद्र के निर्माण पर 8 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अपने संबोधन में श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अब तक 241 नगर निकायों का विस्तारीकरण और नवसृजन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि विस्तारित और नवसृजित नगर निकायों के विकास के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि निकायों में विकास कार्य होने के बाद स्थानीय लोगों को नगरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति में भगवान राम। लोक आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 42वीं कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात का वो अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने कूटनीति की दुनिया में राम नाम के प्रभाव की चर्चा की है। राम और कृष्ण हमारे संस्कृति पुरुष ही नहीं हैं, बल्कि ये भारत के सांस्कृतिक दूत भी हैं। दुनिया के कई देशों की सभ्यता और संस्कृति अगर प्रभावित है तो उसका एक बड़ा कारण राम की कथा भी है। 25 मार्च 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आसियान देशों के सम्मेलन के बहाने राम नाम की सांस्कृतिक कूटनीति के महत्व पर यूं प्रकाश डाला। पूज्य बापू के जीवन में राम नाम की शक्ति कितनी थी, वो हमने उनके जीवन में हर पल देखा है। पिछले दिनों 26 जनवरी को जब आसियान देशों के सभी महानुभाव यहाँ थे तो वो अपने साथ कल्चरल ट्रूप लेकर के आए थे और बड़े गर्व की बात है उसमें से अधिकतम देश रामायण को ही हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे थे। यानी राम और रामायण न सिर्फ भारत में लेकिन विश्व के इस भूभाग में आसियान कंट्रीज में आज भी उतने ही प्रेरणा और प्रभाव पैदा कर रहे हैं। वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध संकट मोचन संगीत समारोह 10 अप्रैल से शुरू होगा। 7 दिनों तक चलने वाले संगीत समारोह में देश भर के प्रख्यात संगीतज्ञ और कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। संकट मोचन फाउंडेशन के महंत विशंभरनाथ मिश्रा ने बताया कि इस वर्ष भी देश भर के ख्यातिलब्ध कलाकारों को संगीत समारोह में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा 7 से 9 अप्रैल तक रामायण सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रखर वक्ता भाग लेंगे। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कल कानपुर में वन नेशन वन कार्ड की तर्ज पर कानपुर मेट्रो का नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया। गो स्मार्ट नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से कानपुर मेट्रो में स्मार्ट कार्ड धारकों को हर यात्रा पर 10% की छूट मिलेगी। मुख्य सचिव ने मोती झील मेट्रो स्टेशन से IIT कानपुर स्टेशन तक मेट्रो से यात्रा भी की। उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की और कानपुर स्मार्ट सिटी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट आधुनिक कन्वेंशन सेंटर चुन्नीगंज सहित केस्को के कंट्रोल सेंटर का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रदेश के शामली, पीलीभीत, संभल, बरेली, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर और एटा में कल हल्की बूंदाबांदी होने और ठंडी हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं श्रावस्ती में तेज वर्षा से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचने के समाचार हैं। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का अनुमान जताया है। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर हाल ही में तेज वर्षा और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा कि नुकसान का सर्वे कराकर किसानों को अतिशीघ्र मुआवजा दिया जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का दिया निर्देश। एकीकृत आयोग के माध्यम से ही होगी बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों तथा अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों की भर्ती। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फतेहपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। IIT कानपुर में आज से 2 दिवसीय U20 परामर्श बैठक का होगा आयोजन।
और वाराणसी का विश्व प्रसिद्ध 7 दिवसीय संकट मोचन संगीत समारोह 10 अप्रैल से होगा शुरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।